अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शब्बीर फ्रॉम नीलोफर हॉस्पिटल, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के मौजूदा हालात में जो बच्चों में वायरल फीवर्स, जो डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, ये जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, उसके ताल्लुक से उसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स और उससे बचने के लिए क्या क्या अपन प्रिकॉशंस लेना है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहले जो है, ये लास्ट 2 ईयर से जो कोविड वायरस की वजह से सब लोग परेशान थे। अब सडन से जो है आउटबर्स्ट ऑफ वायरल फीवर्स, डेंगू फीवर्स का ये सीज़न चल रहा। जैसा जैसा बारिश होती, ये अगस्त सितंबर से जो है, अगस्त लास्ट वीक से दिसंबर तक ये डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा रहता। तो हर साल से ये फीवर केसेस ज़्यादा आते, मगर इस साल जो है वायरल फीवर केसेस और ज़्यादा दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के वायरल फीवर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो डेंगू फीवर अपन उसके लिए कैसा पहचानना और प्रिकॉशंस क्या लेना। डेंगू फीवर जो है ये भी एक मस्कीटो बाइट, एडिस एजिप्टिकस मस्कीटो से, ये डे बाइटिंग मस्कीटो है, सुबह के टाइम काटता है मस्कीटो। इसको टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं। ये मस्कीटो जब काटता तो ये डेंगू वायरस जो है, ये 4 किस्म के वायरसेस है इसमें, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। डेंगू 2 वायरस बहुत ख़तरनाक रहता। तो इसमें डेंगू में भी 2 किस्म का डेंगू रहता है, प्राइमरी डेंगू और सेकेंडरी डेंगू। प्राइमरी डेंगू मतलब पहली बार जब इन्फेक्शन होता उसको प्राइमरी डेंगू फीवर बोलते हैं। तो प्राइमरी डेंगू फीवर में 90% बच्चों में कोई उतना सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं रहते। फीवर आता, बॉडी पेन्स रहते, हेडेक रहता, थोड़ा डल रहते, 5th-6th डे रिकवर हो जाते। सेकेंडरी डेंगू मतलब जो पहली बार डेंगू फीवर आया, फिर सेकेंड टाइम जब डेंगू आता, तो ये लोगों को सेकेंडरी डेंगू इसको बोलते हैं। ये बच्चों में जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं। ये बच्चों में क्या है, जैसा फीवर आता वैसी फीवर आता, हाई ग्रेड फीवर 102, 103 आता। 5th डे फीवर कम होता, जैसा फीवर कम हुआ उसके कॉम्प्लिकेशंस आते। कॉम्प्लिकेशंस में, मेजर कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों में क्या रहता, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस में डलनेस रहता, सो जाते रहते, पफिनेस ऑफ फेस, चेहरे पे सूजन दिखती, पेशाब बिल्कुल कम करते रहते, निढाल हो जाते, इनका बीपी लो होते रहता, बॉडी पे रैशेस आते, कभी कभी बाद बच्चे काले मोशंस करते रहते। ये लोगों को बीपी कम होता, यूरिन कम होता और मोशंस ब्लैक आ रहे, तो इसका समझ जाओ कि इनके प्लेटलेट्स भी कम हो रहे। तो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में जो है ये पूरे सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्लिनिकली पेरेंट्स क्या करना, जब भी फीवर जब केसेस आते, तो 5th डे के बाद कोई भी बच्चा ये 5 क्लिनिकल डेंजर साइन जो अपन घर में भी पहचान सकते, जैसा डल हो जाना, चेहरे पे सूजन आना, पेशाब कम करना और निढाल हो जाना, सो जाना, ब्लैक मोशंस आना, तो समझ जाओ कि इनका डेंगू कॉम्प्लिकेशन फेज़ में जा रहा है। इमीडिएटली हॉस्पिटल को पहुंचना। ये फेज़ में अगर सही नहीं पहचान के 2-3 दिन बाद पहुंचे तो लोग और क्रिटिकल हो जाते। इनको ब्लीडिंग शुरू हो जाता, पेट पे सूजन आ जाता, प्लेटलेट्स एकदम गिर जाके हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता। तो ये स्टेज पार होने के बाद और क्रिटिकल फेज़ में जाते। तो ये जो स्टेज आएगा, 10% बच्चों में सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड डेंगू, सेकेंडरी केसेस में कॉम्प्लिकेशंस 10% बच्चों में रहता। ये पूरे पेरेंट्स को मैं एक एक मैसेज ये दे रहा हूँ कि पूरे वायरल फीवर्स में अगर डेंगू जैसा सिम्टम्स है, फीवर कम होने के बाद ही इनके प्रॉब्लम्स आते हैं। फीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कम होने के बाद ये 5-6 सिम्टम्स अपन घर में गौर करते गए, बिल्कुल यूरिन कम कर रहे, पीला यूरिन कर रहे और जो है बिल्कुल निढाल हो जा रहे, खा रहे भी नहीं, सो जा रहे, तो समझ जाओ इनको कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। इमीडिएटली बीपी चेक करना, सीबीपी करा के प्लेटलेट काउंट चेक करना, इमीडिएटली हॉस्पिटल को जाना। अब इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करना। अब तो मैं आपको डेंगू के बारे में क्लिनिकल सिम्टम्स कैसा प्रेजेंट होते, कॉम्प्लिकेशंस कब आते और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, होम मेड ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटल एडमिशन्स कब करना। नॉर्मली सब लोग क्या समझते हैं, सीबीपी कराते, प्लेटलेट 1 लाख है, एडमिट कर दो। प्लेटलेट जो है 1,20,000 है, एडमिट कर दो। नॉर्मली प्लेटलेट काउंट 1.5 to 4 lakhs रहता। तो नॉर्मली प्लेटलेट काउंट इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, हाइपोटेंशन और थर्ड स्पेस लॉस बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है। मगर कब, तो इनको जो है हेमरेजिक डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहे,
तो ये समझ जाओ कि बहुत क्रिटिकल फेज़ है। ये क्रिटिकल फेज़ में क्या रहता है, इनके प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम होते, इनका बीपी एकदम कम हो जाता, इनके पेट पे सूजन आता, चेहरे पे सूजन आता, यूरिन बिल्कुल नहीं पास करते, ये शॉक सिंड्रोम में जाते। तो उसके बाद हेमरेजिक में क्या है, पूरा ब्लीडिंग शुरू होता, नाक में से खून जाना, मोशंस में काले ब्लड जाना, ये शॉक सिंड्रोम। ये दो भी सिम्टम्स क्या है, क्रिटिकल डेंगू में जा रहा है। तो जब भी ये 4 डेंजर साइंस है, बेबी डल है, तो बेटर एडमिट करना। यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो गया, बीपी बिल्कुल लो हो रहा, सूजन आ रही, तो समझो घर में रखने के स्टेज में नहीं, या घर में मॉनिटरिंग करने के स्टेज में नहीं, और इनको एडमिट करने का स्टेज आ गया, वो स्टेज में हॉस्पिटल को लेके जाना। सिर्फ सीबीपी देख ले कि प्लेटलेट कम है, बेबी अच्छा है, एक्टिव है, खेल रहे, यूरिन अच्छा पास कर रहे, एक्टिविटी अच्छी है, बीपी नॉर्मल है, तो हैबत खाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से लेके जाके एडमिट करने की ज़रूरत नहीं। बाद बच्चे 50,000 प्लेटलेट में भी स्लोली रिकवर हो जाते, 1 लाख प्लेटलेट में भी रिकवर हो जाते, बट साइमल्टेनियसली ये कॉम्प्लिकेशंस रहे तो इमीडिएटली एडमिट करने की ज़रूरत है। उसके बाद एडमिशन्स के बाद उनको फ्लूइड्स ही मैनेजमेंट रहता। डेंगू के बाद से कुछ स्पेशल डेंगू वायरस को मारने का एंटीबायोटिक कोई भी नहीं, इनको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या है, अगर समझ जाओ प्लेटलेट्स एकदम कम होकर ब्लीडिंग हो रहा, तो उनको प्लेटलेट चढ़ाते, या एफएफपी बोल के ब्लड को रोकने की ब्लड चढ़ाते, एफएफपी देते, प्लेटलेट्स चढ़ाते, फ्लूइड्स मैनेज करते, फ्लूइड्स दे के मैनेजमेंट करते रहते। जैसा जैसा बीपी कम हो, बीपी बढ़ाते रहते, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ब्लड चढ़ाते, प्लेटलेट्स चढ़ाते, एफएफपी चढ़ाते, फ्लूइड से मैनेज करते। अब बुखार आए तो बुखार की दवा देते, थोड़े मल्टीविटामिन से, ये सब सपोर्टिव मेजर्स करते। डेंगू कॉम्प्लिकेशन में ओनली सपोर्टिव मैनेजमेंट रहता, और सपोर्टिव मैनेजमेंट सही टाइम पे हुआ तो बेबी रिकवरी फास्ट होती। तो एडमिशन्स कब, अपन परेशान कब होना, हॉस्पिटल कब जाना, कब ट्रीटमेंट लेना, ये सब मैं आपको समझाया। अब फिर मैं एक जिस्ट ऑफ द डेंगू का कॉम्प्लिकेशंस और एडमिशन का क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। जैसा फीवर कम होने के बाद घर में अपन ये 4 चीज़ें जो देखे हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर से मशवरा करना। डॉक्टर अगर एडमिट बोल दिया बिकॉज ऑफ द हाइपोटेंशन, पफिनेस ऑफ फेस, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो फ़ौरन लेके जाके एडमिट करना। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता, बच्चे जो है फास्ट रिकवर होते। अगर उनको सुपर एडेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, किडनी के प्रॉब्लम है, फिर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया, तो वो बच्चे और थोड़ा मज़ीद परेशान करते। वो लोगों को हाई एंटीबायोटिक्स देते हुए सब मॉनिटर करना रहता। ये रहा डेंगू का। अब सीजनल फीवर्स में अब मैं डेंगू के बारे में बात करा। उसी तरह रेस्पिरेटरी फ्लू वायरस भी जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहा। अब जो रेस्पिरेटरी केसेस जो आ रहे, रेस्पिरेटरी केसेस में जो है जैसा बुखार आता वैसी बुखार आता, बाद बच्चों को सर्दी, खांसी, दम चढ़ना, इसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी वायरसेस में एडिनो वायरस, आरएसवी वायरस, बहुत सारे वायरसेस है जो बच्चों को ए सीज़न में बहुत ज़्यादा दिख रहा। ये सब बहुत सारे बच्चे जो है एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस से प्रेजेंट हो रहे। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता, ये वायरल इन्फेक्शन है। इसको वायरल निमोनिया बोलते, इसको वायरल ब्रोंकोनिमोनिया बोलते, इसको एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस बोलते। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस ये चीज़ है, ये नॉर्मली जो है 2 मंथ्स to 2 years बच्चों को बहुत परेशान करता। ये वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंटेशंस कैसा रहता, बाद बच्चों को जो है हल्की सी सर्दी रहती, बुखार रहता, खांसी रहती, उसके बाद 3rd डे से दम चढ़ना शुरू होता, तेज तेज सांस लेते रहते, बहुत जई आवाज़ आते रहती। 5th डे और ज़्यादा होता। जैसा जैसा 5th डे ज़्यादा हो गया, ये बाद बच्चे जो है स्लोली रिकवर होते। बाद बच्चे वो दम चढ़ते चढ़ते एकदम निढाल होना, दूध नहीं पीना, सो जाना, बेचैनी बहुत होना, तो ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती, ग्लूकोज की ज़रूरत रहती। और सुपर एडेड कुछ वायरल इन्फेक्शन में फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत रहती। तो ये वायरल निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस में 60% बच्चे जो है जो तंदुरुस्त है वो स्लोली 6th डे से रिकवर हो जाते। फॉर 3rd डे तक नॉर्मल रहते, कोल्ड, कॉफ, फीवर रहता, माइल्ड आरडी रहता, आहिस्ता आहिस्ता दम चढ़ता। 5th 6th डे में क्या रहता, दम चढ़ना ज़्यादा रहता। 7th डे में बाद बच्चे रिकवर होते, बाद बच्चे निढाल होते। वो 7th डे में बच्चे निढाल हो रहे, दम ज़्यादा चढ़ रहा, दूध नहीं पी रहे, सो जा रहे,
बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही, बहुत बेचैनी से रोते जा रहे, तो फ़ौरन वो लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत रहती। तो ये लोगों को जो है अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, ये भी वायरल निमोनिया के जैसे सिम्टम्स है, वायरल इन्फेक्शन है ये भी। तो इसका भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। एक्यूट वायरल निमोनिया के लिए कुछ एंटीबायोटिक एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं रहती। सुपर एडेड इन्फेक्शन रहा तो एंटीबायोटिक्स देते, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती, ग्लूकोज की ज़रूरत रहती। ये लोगों को बुखार आए तो बुखार की दवा देते। ये आहिस्ता आहिस्ता दम जैसे जैसा कम होते रहता, ऑक्सीजन भी निकाल देते। तो ये भी जो है हॉस्पिटल का एडमिशन का क्राइटेरिया कब है, बच्चा निढाल हो रहा, दूध नहीं पी रहा, दम ज़्यादा चढ़ रहा, तो समझ जाओ कि ये लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही, इनके लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, कंजेशन हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही, फसलियाँ जो उछलते रहते, फसलियाँ नॉर्मली बच्चे जो है 20 to 40 टाइम्स लेना, अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 है तो समझो इनका क्राइटेरिया एडमिशन का है। इनको जो है बहुत निडाल हो रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही, सैचुरेशन अगर इनके 90 के नीचे जा रहे तो समझो इनको एडमिशन का क्राइटेरिया है। तो एडमिशन का क्राइटेरिया में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट्स मोर देन 60, सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहे, फीडिंग कुछ भी नहीं ले रहे, निढाल हो रहे, तो समझो वायरल निमोनिया ज़्यादा हो रहा, फ़ौरन इनको एडमिट करना है। उसी तरह ये अब तो मैं एक तो डेंगू के बारे में बात करा, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वायरल निमोनिया एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में बात करा, उनको जो है ट्रीटमेंट में क्या देते, कब एडमिट करना, ये वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंटेशन कैसा रहता, ये भी मैं आपसे डिस्कस करा। और थर्ड चीज़ क्या है, अब जो सीज़न में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये पानी की वजह से लूज मोशंस हो रहे, ये भी वायरल इन्फेक्शन ही रहते, ये रोटा वायरस, नॉर्वॉक वायरस, ये वायरस ऐसी, उनसे ये लोगों को भी इन्फेक्शंस होते हैं, ये पानी की वजह से या हाथों की वजह से, ग़िज़ा की वजह से। बहरहाल बच्चों में भी ये अक्सर कॉमन रहता। इसमें जो है ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ एंट्रिक फीवर भी जो है सेम ऐसी प्रेजेंटेशन होता है। एंट्रिक फीवर मतलब टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर प्रेजेंटेशन कैसा रहता, वो भी पानी से कंटामिनेट होता, फूड से कंटामिनेट होके सीधा अपने पेट में जाके पेट में मल्टीप्लाई होके उसके असर शुरू करता। प्रेजेंटेशंस में क्या है, एंट्रिक फीवर के प्रेजेंटेशंस में लूज मोशंस, डायरिया ऐसा प्रेजेंट होते होते आहिस्ता फीवर में डालता, आहिस्ता बुखार होकर स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं इसको। फीवर आहिस्ता जैसा अपन सीढ़ियाँ चढ़ते आहिस्ता 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 एकदम तेज़ हो जाता। टाइफाइड फीवर में भी फर्स्ट 3 डेज क्या है, लो ग्रेड फीवर रहता, 5th डे से हाई ग्रेड फीवर आना शुरू होता। ये सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसा टाइफाइड फीवर पेट में स्प्रेड होता, लिवर को भी अटैक करता, हेपेटाइटिस के जैसा, हार्ट को भी अटैक करता, ब्रेन को भी अटैक करता, पूरे मसल्स के अटैक करता, पूरी बॉडी में हर सिस्टम को अटैक कर सकता। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है पानी के ज़रिए से अपने पेट में पहुंचता, ग़िज़ा के ज़रिए से पेट पे पहुंच के पहले जो है पेट में इन्फेक्शन करते हुए पूरा स्प्रेड होता। अगर इसको अपन सही डायग्नोज नहीं करे, सही इलाज नहीं करे तो कॉम्प्लिकेशन में डालता, कॉम्प्लिकेटेड एंट्रिक फीवर बोलते। तो सही इलाज करना, सही पहचानना कब, कोई बच्चों को तेज़ बुखार आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा, बच्चे की ज़बान वाइट होती, कोटेड टंग बोलते, वाइट कोटेड टंग रहता, या नहीं तो छोटे छोटे रैशेस आते, रोज स्पॉट्स बोल के पेट पे पीठ पे छोटे छोटे स्पॉट्स आते, और थोड़ा निढालपन ज़्यादा रहता। अगर बुखार तेज़ आ रहा, निढालपन रह रहा, ज़बान पूरी वाइट दिख रही, बॉडी पे रैशेस आ रहे, मोशंस हो रहे, तो समझ जाओ ये बच्चे जो है 3 से 5 दिन तक ऐसी कंटिन्यू हो रहा, तो टाइफाइड सस्पेक्ट करना, इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना, टेस्ट कराना, टाइफाइड का इलाज कराना। अगर अपन लापरवाही करें, टाइफाइड फीवर को सही इलाज नहीं कर लिए, वो भी कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड में पहुंच सकता, वो जॉन्डिस में डालता, फिर उसके बाद में गाल ब्लैडर इन्फेक्शन करता, हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता। तो कॉम्प्लिकेटेड में जाने से पहले अपन इसकी इलाज करने में अक्लमंदी है। इमीडिएटली जो है ये सिम्टम्स दिख रहे तो डॉक्टर से पहुंच जाना, डॉक्टर से मिलना, उसका एंटीबैक्टीरियल इलाज है। ये लोगों को जो है टैक्सिन दवा देते, ओरली देते, अगर नहीं कम हुआ तो इंजेक्टेबल देते, उससे भी बेहतर दवाएं मोनोसेफ, सिफ्रान जैसी ज़रूरत पड़ती वैसा वैसे दवाएं देते। तो लिहाजा ये जो 3 डिजीज़ जो अब जो कॉमन स्प्रेड हो रहे, जैसा कि डेंगू है, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस है, या नहीं तो जो है अब टाइफाइड फीवर है, ये 3 चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में स्प्रेड हो रहा है। इसको जो है अपन थोड़े बहुत प्रिकॉशंस घर में करें। बच्चों के लिए प्रिकॉशंस क्या है, अक्सर डेंगू के लिए मच्छर से आता, तो अक्सर बच्चों में आता, क्यों आता कि बच्चों को जो है अपने अतराफ़ में जो है पानी स्टोर करने की क्या आदत है, ये फ्रेश वाटर मस्कीटो है,
गंदे पानी में ये मस्किटो नहीं रहता, फ्रेश वाटर में रहता, जैसे फ्लावर पॉट्स में रहता, अपने वाटर टैंक्स में रहता, अपन जो पानी स्टोर करते वो पानियों में रहता। कभी टायर्स ट्यूब्स ये पूरे पानियों में लोटे हुए वहाँ यहाँ रख देते, वो पानी में ये मच्छर स्प्रेड होता। और बच्चों को अक्सर, छोटे बच्चे जो है घर में सुबह के टाइम सोते रहते, सुबह में काटता है, रातों में नहीं काटता है। तो ये जो है डे बाइट फीवर है, डे बाइट मस्कीटो है, जो अक्सर ये बच्चों को इससे प्रोटेक्ट करना। तो घर में जो है जो भी पानी अपन स्टोर कर रहे हैं उसको कवर लिड डाल देना। अक्सर जो है इधर उधर का पानी के स्टोरेज जो भी टैंक्स रहते हैं उसको क्लीन करते रहना, मस्कीटो स्प्रे करा लेते रहना, और मच्छरदानी इस्तेमाल करना, और मच्छर नहीं आए जैसा पूरा प्रोटेक्शन करना। ये इससे अपन डेंगू से बच सकते। दूसरी चीज़ क्या है, वायरल फीवर है। वायरल फीवर जो है एक बच्चे को आ गया तो दूसरे बच्चे को भी इमीडिएटली कांटेक्ट में आता, तो बच्चों को आइसोलेट करना। तो फ्लू वायरस, ये ब्रोंकोलाइटिस, ये पूरे स्प्रेड होते, कम्युनिकेबल है। एक बच्चा छींक दिया, खांस दिया तो वायरस स्प्रेड होती। तो ये बच्चों को आइसोलेट करके इमीडिएटली जो है ये लोगों का इलाज शुरू करना। उसी तरह टाइफाइड फीवर है, ये भी पानी से, ग़िज़ा से आता। तो जिधर का मन है उधर ग़िज़ा नहीं खाना, कवर जो हॉट है फूड वो लेना ये सीज़न में, और पानी भी गर्म करके ठंडा करके पीना। और कंटामिनेट नहीं हुआ, जैसा पानी जहाँ से भी ले रहे हैं उसमें बड़ा सा एक लोड वो टैप वाटर से लेने की कोशिश करना, डुबा के लेना नहीं, वो कंटामिनेट होने के चांसेस रहते। तो पानी गर्म करके ठंडा करके पीना, और जो है फूड जो है हॉट फूड लेना, बाहर का फूड खाने को अवॉइड करना। इंशाल्लाह जो है ये 3 चीज़ों से अपन बचने के 100% चांसेस है। अगर जो टाइम पे एडमिट करना है, प्लेटलेट्स देख के अपन एडमिट करने की ज़रूरत नहीं। क्लिनिकली बच्चा जो है डल हो रहा, जैसा मैं सिम्टम्स आपको समझाया, जब डेंगू के लिए एडमिट लेना। और ब्रोंकोलाइटिस के लिए एडमिशन कब करना वो भी मैं क्राइटेरिया आपको समझा। उसी तरह डेंगू टाइफाइड के लिए भी जो है कब ओरल लेना, कब इंजेक्टेबल लेना, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस कब शुरू करना, जब कुछ भी ग़िज़ा नहीं ले रहा, उल्टियाँ बहुत हो रहे, पेट में दर्द हो रहा, बुखार कम नहीं हो रहा, तो जब इंजेक्शंस का प्लान करना। नॉर्मली जो है ओरल एंटीबायोटिक से भी टाइफाइड फीवर स्टार्टिंग स्टेज में इंशाल्लाह कम हो जाता। ये अपनी तरफ से ये पूरे मैं आपको जो है जो कुछ साइन सिम्टम्स उसके बारे में मैं आपको बोल दिया हूँ। शुक्रिया। और कुछ डाउट्स है तो आप क्वेरी में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।